सभी को नमस्कार। आज की YouTube की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम परवाल और परवाल भित्ति पढ़ेंगे। ये भौतिक भूगोल का समुद्र विज्ञान का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। परवाल और परवाल भित्ति, ठीक है। कोरल एंड कोरल रीफ पढ़ेंगे हम आज। जो परवाल होते हैं ये अंतःसागरीय जीव होते हैं, समुद्र में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय समुद्र है। स्थिति का इनकी स्थिति यानी जहां ये पाए जाते हैं वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। एक समुद्री जीव होता है जिसे हम मूंगा भी कहते हैं, और दूसरा नाम कोरल पोलिप, ये इसका नाम है। मूंगा या कोरल पोलिप है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी जो स्थिति है 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। जैसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। 0 डिग्री, ये 25 डिग्री और ये 25 डिग्री। तो ये जो क्षेत्र है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ये मूंगा या कोरल है, ये इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसके बाद ये जो मूंगा होता है ये चूने की परत, एक चूने की परत बनाता है, एक अपने चारों तरफ चूने की परत बना लेता है। उसके अलावा जब कोई मूंगा है, जब इसकी मृत्यु होती है, उसके बाद इसके जो खोल होता है, मूंगे का जो खोल होता है, उसके ऊपर दूसरा मूंगा अपना घर बना लेता है। यानी एक के ऊपर ये अपना घर है, खोल के ऊपर घर बनाते रहते हैं और इनकी संख्या है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद जो मूंगे हैं एक के ऊपर एक जब अपना घर बनाते हैं तो एक विस्तृत भित्ति का निर्माण होता है। विस्तृत भित्ति का निर्माण हो जाता है, उसे ही हम परवाल भित्ति कहते हैं। परवाल भित्ति, ठीक है। यानी जो समुद्र है उसके अंदर असंख्य जो परवाल है ये पाए जाते हैं। जब एक परवाल की जब मृत्यु होती है तो उसी के ऊपर दूसरा परवाल है वो अपना घर बना लेता है और एक ये क्रम चलता रहता है और इस तरह से एक विस्तृत भित्ति का निर्माण होता है जिसे हम परवाल भित्ति कहते हैं। स्थिति इनकी 25 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उसके बाद चूना है। चूना इनका ये भोजन का कार्य भी करता है। जो चूना होता है जो भोजन भी होता है और इसी की ये अपनी चारों तरफ खोल बना लेते हैं, एक परत। उसके बाद जो महासागर में कम से कम इनकी जो प्रजातियां
वो है लगभग 10 लाख। 10 लाख प्रजाति है परवाल की। इनमें से मात्र 10% का ही अध्ययन हो पाया है। 10% जो परवाल है उन्हीं का ही अध्ययन हो पाया है, और इन्हें महासागरीय वर्षावन भी कहते हैं। महासागरीय वर्षावन, ठीक है। परवाल को महासागरीय वर्षावन कहते हैं। जिस तरह से सबसे अधिक जैव विविधता स्थल पर भूमध्य रेखा पे पाई जाती है, उसी तरीके से सबसे अधिक जो जैव विविधता है महासागर में इन परवाल में पाई जाती है, इसलिए इन्हें महासागरीय वर्षावन कहते हैं। और यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है, जैव विविधता। और ये जो परवाल है चूने का यूज तो करते ही हैं भोजन के लिए। जो चूना है, चूने का यूज करते हैं ये भोजन के लिए। और चूने से, और उसके अलावा जो प्लैंकटन है, प्लैंकटन, ठीक है, इसके भी ये भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब प्लैंकटन क्या है? समुद्र में कुछ छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उन्हें ये जो मूंगा है, जो परवाल है, ये खाता है। और ये इनकी जो भोजन की पूर्ति है लगभग 40% पूर्ति करता है, ठीक है। जो परवाल है इनके भोजन की जो पूर्ति 40% भोजन की जो पूर्ति है वो प्लैंकटन करते हैं। प्लैंकटन क्या है? समुद्रों में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु है। इसके अलावा जो शैवाल है, एक शैवाल, एक पादप, ये पादप ही माना जाता है शैवाल को। ये जो परवाल है, शैवाल भी इनके तंतुओं के अंदर एक शैवाल है, पादप है, वो पाया जाता है। अब जो शैवाल है ये भी इनका भोजन का कार्य करती है, और ये लगभग 60% भोजन का कार्य करती है शैवाल परवालों के लिए। यानी 40% जो भोजन है परवालों को वो प्लैंकटन से मिलता है, और बाकी का जो 60% भोजन है वो शैवालों से, शैवाल बनाते हैं इनके लिए। अब शैवाल कैसे बना रहे हैं? शैवाल का रंग होता है हरा, पादप है तो रंग हरा है इनका। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन बनाते हैं, और जो जीव है मूंगा वो उसका भोजन के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद अब जो मूंगा है, जो परवाल है, ये संकट में है। अब संकट में कैसे है? वैसे तो पूरी मानव जाति संकट में है, क्योंकि मानव ने पोल्यूशन इतना अधिक कर दिया है कि मानव स्वयं भी संकट में आ चुका है, और जो परवाल है ये भी संकट में है। अगर महासागरों का जो तापमान है, महासागरीय तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो परवाल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर जो महासागरीय समुद्री जल है उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर अधिक हो जाता है तो हजारों की संख्या में जो परवाल है ये मारे जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब समुद्र का तापमान जब बढ़ता है तो शैवाल क्या कर, ये परवाल क्या करते हैं, जो शैवाल है इन्हें हटा देते हैं। जो इनके लिपटे रहते हैं ये शरीर के अंदर तंतुओं में ये उपस्थित होते हैं, तो परवाल सबसे पहले इन शैवाल को हटा देता है। शैवाल के हटते ही
यानी इनका जो 60% जो भोजन है वो खत्म। अब जब भोजन खत्म तो परवाल भी खत्म। इस वजह से जो परवाल है वो समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो शैवाल है ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। तापमान अधिक होने के कारण ये भोजन नहीं बना पाते हैं, और जो शैवाल है इनका जो रंग है वो सफेद हो जाता है। शैवालों का कलर कैसा हो जाएगा, सफेद। अब जब इनका जो कलर है वो सफेद हो जाएगा तो फिर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो नहीं हो पाएगी, और परवाल है उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा, और परवालों ये समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो ये थी परवाल से संबंधित जानकारी। अब हम पढ़ेंगे कि जो परवाल है किन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, इन्हें के अनुकूलन, जीवन के अनुकूलन के लिए कौन सी स्थिति या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है शैवालों की कि कितने गहराई में ये होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो कितनी गहराई तक ये मिलने चाहिए, ये लगभग गहराई है इनकी। पहला बिंदु करते हैं अपने, परवाल समुद्र में 200 से 250 फीट तक, ठीक है, इनकी जो गहराई है समुद्र में 200 से 250 फीट तक होनी चाहिए। ठीक है, और इससे अधिक अगर गहराई होगी इनकी तो ये जो सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा और ये समाप्त हो जाएंगे। और जो परवाल होते हैं, जो समुद्र का जो तल है, समुद्र तल इसके नीचे ही रहते हैं, इसके ऊपर नहीं रहते, इसके नीचे ही रहते हैं, यानी डूबे रहते हैं ये समुद्र में, ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, तो गहराई इनकी 200 से 250 फीट या फिर 60 से 77 मीटर तक इनकी गहराई में तक ये उपयुक्त रहती है परवाल के लिए। उसके बाद है तापमान। तापमान देखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैंने ये बताया आपको कि अगर 1 डिग्री तापमान भी बढ़ जाता है तो हजारों लाखों की संख्या में जो परवाल है वो नष्ट हो जाते हैं। तो परवालों के लिए उपयुक्त जो तापमान है वो 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो परवालों के लिए उपयुक्त है। इससे कम तापमान या इससे अधिक तापमान पर ये विकसित नहीं हो पाएंगे। अब जैसे इनकी स्थिति का मैंने बताया आपको कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी इनके जीवन के लिए या विकास के लिए जो ठंडा जल है वो भी उपयुक्त नहीं है, यानी इतना तापमान रहना ही चाहिए। 20 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए और 21 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात अगला बिंदु है लवणता, कि भाई महासागर में लवणता कितनी हो कि जो परवाल है वो अपना जीवन आसानी से जी सके। लवणता होनी चाहिए 27 से 30। समुद्र में जो लवणता है वो 27 से 30 होनी चाहिए, यानी अधिक लवणता इनके जीवन के लिए
ठीक नहीं है, परवाल वहां पनप नहीं सकते, विकसित नहीं हो पाएंगे। तो महासागरीय लवणता 27 से 30 की होनी चाहिए। उसके बाद है कि जो जल है वो कैसा होना चाहिए। परवालों के विकास के लिए जो जल है वो ना तो अधिक स्वच्छ होना चाहिए, ना ही उसमें अवसाद अधिक होना चाहिए। जो जल है वो अवसाद मुक्त, अवसाद मुक्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जल में अवसाद होगा तो जो मूंगा है, परवाल है, इनका मुख बंद हो जाएगा। बंद होने से ये जो प्लैंकटन, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हें ये खा नहीं पाएंगे, तो परवालों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अवसाद से इनका जो मुख है वो बंद हो जाता है। उसके बाद जैसे अधिक स्वच्छ जल, अधिक स्वच्छ जल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे समुद्रों का जो नदी का मुहाना है, वहां पर अधिक संख्या में जो शैवाल है, सॉरी, जो परवाल है वो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अधिक स्वच्छ जल है उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, और वहां भी जो परवाल है वो पनप नहीं पाते। इसलिए नदियों का जो मुहाना है, जब नदी समुद्र में गिरती है तो उस दौरान, यानी उस क्षेत्र में भी परवाल नहीं पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए नहीं जाते हैं वहां भी। इसके अलावा जो महासागरीय धाराएं हैं, वो भी इनके लिए उपयुक्त है, क्योंकि धाराएं हैं इनके लिए कुछ खाने के लिए के जो पदार्थ हैं, प्लैंकटन वगैरह हैं, वो धाराओं के साथ बह के आते हैं और ये उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। ये तो थी परवालों के विशेषताएं, एक कंडीशन थी कि इन कंडीशन में परवाल अपना विकास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि परवाल जो भित्तियां है वो कितने प्रकार की होती है। जो परवाल भित्तियां है वो 3 प्रकार की होती हैं। तटीय परवाल भित्ति, दूसरी अवरोधक परवाल भित्ति, तीसरा है एटोल। तो प्रवाल भित्ति 3 प्रकार की होती है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटोल। अब तटीय प्रवाल भित्ति है, ये तट के सहारे इसका विकास होता है, तो इसे तटीय प्रवाल भित्ति कह दिया। अवरोधक प्रवाल भित्ति है, ये जो तट होता है उसके समानांतर होती है, और विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके उत्तर पूर्व में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। इसकी लंबाई है लगभग 1920 किलोमीटर। 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैली है। ठीक है, 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैली हुई है, और 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
तीसरी है एटोल। ठीक है, इसे घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार की ये होती है। ठीक है, तो ये था अपना परवाल और परवाल भित्ति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।